वेलकम स्टूडेंट्स वंस अगेन ऑन माय यूट्यूब चैनल। पिछले वीडियो में हमने क्लासिफिकेशन और बायोनॉमियल नोमेनक्लेचर के बारे में पढ़ा था। अभी हम देखते हैं कि किस प्रकार से जीवों को ऑर्गेनाइज किया गया है, कैसे उनका क्लासिफिकेशन किया गया है। ठीक है, अगर अभी तक आपने वीडियो को पिछले नहीं देखा है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहेगा, उसको आप लोग ज़रूर देखिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ क्लासिफिकेशन एंड टैक्सोनॉमिकल कीज, दीज आर डिस्कस्ड इन द प्रीवियस वीडियोज। द फर्स्ट अटेम्प्ट regarding the classification of the organism was made by Hippocrates and Aristotle। तो सबसे पहले जीवों को क्लासिफाई करने का जो प्रयास किया गया था वो किसके द्वारा किया गया था? हिप्पोक्रेटस के द्वारा एंड अरिस्टोटल। They made the first attempt to classify the organism. On the basis of form and habitat, these two scientists classified the animals into 4 groups. तो एनिमल्स को कितने ग्रुप में क्लासिफाई किया था? 4 ग्रुप्स में क्लासिफाई किया गया था। वो ग्रुप्स कौन कौन से थे? इंसेक्ट्स, उसके बाद बर्ड्स, उसके बाद फिशेस और उसके बाद वेल्स। ठीक है, तो हिप्पोक्रेटस एंड अरिस्टोटल। अरिस्टोटल इज आल्सो नोन एज फादर ऑफ जूलॉजी। अरिस्टोटल को ही क्या कहा जाता है? फादर ऑफ जूलॉजी कहा जाता है। ये आप लोग जानते हैं, इसके बारे में डिस्कशन किया जा चुका है। फादर ऑफ जूलॉजी। तो दे क्लासिफाइड द एनिमल्स इनटू 4 ग्रुप्स: insects, birds, fishes and whales. After that, Theophrastus, who is also known as father of botany, he classified the plants into 4 major groups. उन्होंने प्लांट्स को 4 मुख्य समूहों में डिवाइड किया, और वो 4 मुख्य समूह कौन कौन से थे वो देख लेते हैं। उसमें एक ग्रुप था ट्रीज का, फिर उसके बाद श्रब्स थे, अंडर श्रब्स थे, ठीक है, और इसके बाद हर्ब्स थे। ठीक है, तो these 2 attempts of classification was done by Hippocrates and Aristotle. They divided animals into 4 major groups, and Theophrastus, father of botany, he classified the plants into 4 major groups: trees, shrubs, undershrubs and herbs on the basis of form and habitat. After this, Carolus Linnaeus was the first scientist who proposed 2 kingdom classification. He divided all the organisms, living organisms, into 2 kingdoms: plant and animalia. ठीक है, तो let us see 2 kingdom classification. 2 kingdom classification. This was proposed by Carolus Linnaeus.
किसके द्वारा प्रपोज किया गया था? कैरलस लिनियस का। ही डिवाइडेड ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म इनटू 2 ग्रुप्स और 2 किंगडम्स। वो किंगडम्स कौन कौन से थे? प्लांटी एंड एनिमेलिया। ठीक है। आफ्टर 2 किंगडम क्लासिफिकेशन, अर्नेस्ट हेकल proposed 3 किंगडम क्लासिफिकेशन। अर्नेस्ट हेकल ने क्या किया? उन्होंने 3 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया, प्रपोज्ड बाय अर्नेस्ट हेकल। ठीक है। ही डिवाइडेड ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म इनटू 3 किंगडम्स। कौन कौन से किंगडम्स थे? उसमें पहला किंगडम था प्लांटी, उसके बाद दूसरा किंगडम एनिमेलिया, और फिर तीसरा किंगडम कौन दिया गया था? वो दिया गया प्रोटिस्टा। ठीक है। तो अब 2 किंगडम और 3 किंगडम क्लासिफिकेशन में डिफरेंस क्या है वो जान लीजिए। 2 किंगडम क्लासिफिकेशन में और जो लिविंग ऑर्गेनिज्म थे उनको 2 किंगडम में डिवाइड किया गया, प्लांटी और एनिमेलिया में। प्लांटी के अंतर्गत जितने भी ऑटोट्रॉपिक प्लांट्स थे एंड हैव द सेल वॉल, वो सभी रखे गए। और ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनकी सेल में सेल वॉल एब्सेंट थी और हेटेरोट्रॉपिक थे मोड ऑफ न्यूट्रिशन, उनको किस में रखा गया? एनिमेलिया में रखा गया। ठीक है। लेकिन इसके बाद भी पाया गया कि कुछ ऐसे जीव हैं, ठीक है, जो इनसे डिफरेंट हैं, माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। अब उनको इन दोनों में नहीं रखा जा सकता है। तो अर्नेस्ट हेकल ने क्या किया कि एक और किंगडम जोड़ दिया, प्रोटिस्टा, जिसमें माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म को रखा गया था। ठीक है। इसके बाद फिर 4 किंगडम क्लासिफिकेशन आया। क्लासिफिकेशन 4 किंगडम। ठीक है। तो ये किसके द्वारा दिया गया? प्रपोज्ड बाय हर्बर्ट कोपलैंड। हर्बर्ट कोपलैंड वाज द साइंटिस्ट हु प्रपोज्ड 4 किंगडम क्लासिफिकेशन। इसमें ये 3 किंगडम तो थे ही, प्लांटी, दूसरा एनिमेलिया, तीसरा प्रोटिस्टा। इसी के साथ एक चौथा किंगडम उन्होंने जोड़ दिया, मोनेरा। ठीक है। अब 3 किंगडम और 4 किंगडम में क्या अंतर था कि ये पाया गया कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे थे जिनकी सेल्स में डेवलप्ड न्यूक्लियस का अभाव था। यानी वो सेल्स कैसी थी? प्रोकैरियोटिक सेल्स थी, यानी प्रोकैरियोटिक लिविंग ऑर्गेनिज्म थे, और उनको इन तीनों में नहीं रखा जा सकता था, क्योंकि ये तीनों प्लांटी, एनिमेलिया और प्रोटिस्टा, ये सभी कैसे थे? यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म थे। तो अब इनको रखने के लिए ये चौथा बना दिया गया, मोनेरा। किसके द्वारा? हर्बर्ट कोपलैंड के द्वारा। इसके बाद साइंटिस्ट आर.एच. विटकर थे, हु प्रपोज्ड 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। ठीक है। एंड दिस 5 किंगडम क्लासिफिकेशन इज वेल इस्टेब्लिश्ड एंड वाइडली एक्सेप्टेड बाय द बायोलॉजिस्ट। ठीक है। तो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन किसके द्वारा दिया गया? प्रपोज्ड बाय
R.H. Whittaker, ठीक है। He classified all the living organisms into 5 kingdoms, and these kingdoms are: first, Monera; second, Protista; third, Plantae; fourth, Animalia; and fifth, Fungi, ठीक है। Monera, Protista, Plantae, Animalia and Fungi. These are the 5 kingdoms which was proposed by the R.H. Whittaker, and this 5 kingdom classification covers up almost all the living organisms present on the earth, but it has some demerits which was later covered by domain system classification, ठीक है। तो ये 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, 5 जगत वर्गीकरण किसके द्वारा दिया गया? R.H. Whittaker के द्वारा। और ये पांचों किंगडम कौन कौन से थे? मोनेरा, प्रोटिस्टा, प्लांटी, एनिमेलिया और फंजाई। द स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स and examples of these are examples of the living organisms which are established in these kingdoms will be discussed later. इसके जो कैरेक्टरिस्टिक है, कौन से जीव इनमें रखे गए हैं, इनके बारे में आगे वीडियो में डिस्कशन किया जाएगा, ठीक है। लेकिन उसके पहले आप जान लीजिए कि इनके मेजर इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, ठीक है। तो किंगडम और कैरेक्टरिस्टिक। पहला किंगडम कौन सा है? मोनेरा। अब मोनेरा में कैसे जीवों को रखा गया है? तो मोनेरा में दीज आर यूनिसेलुलर। कैसे हैं? यूनिसेलुलर है। प्रोकैरियोटिक, यूनिसेलुलर प्रोकैरियोटिक लिविंग ऑर्गेनिज्म are kept in the kingdom Monera. प्रोटिस्टा, इसमें यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कैसे हैं? यूनिसेलुलर, लेकिन प्रोकैरियोटिक के बजाय कैसे हैं? यूकैरियोटिक है। यानी द बॉडी ऑफ द ऑर्गेनिज्म इज कंपोज्ड ऑफ यूकैरियोटिक सेल्स, but the whole body is composed by only a single cell. इसके बाद तीसरा किंगडम जो है वो फंजाई। फंजाई में कौन आता है? ये यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर दोनों होते हैं। यूनिसेलुलर में ईस्ट आता है और मल्टीसेलुलर। इसके बाद यूकैरियोटिक सेल्स कैसी होती हैं? इनकी यूकैरियोटिक होती हैं। इसके अलावा ये क्या होते हैं? हेट्रोट्रॉपिक। मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसा होता है? हेट्रोट्रॉपिक होता है। फिर आता है प्लांटी। तो ये कैसे होते हैं? मल्टीसेलुलर। मल्टीसेलुलर है, यूकैरियोटिक है, ठीक है, और ऑटोट्रॉफिक है। मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसा है?
ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है। और फिफ्थ किंगडम एनिमेलिया जो है, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म कैसे होते हैं, मल्टीसेलुलर होते हैं, यूकैरियोटिक होते हैं, सेल्स यूकैरियोटिक होती हैं, लेकिन मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है, हेट्रोट्रॉफिक होता है। ठीक है, तो ऑन द बेसिस ऑफ दीज इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स all the living organisms are divided into 5 kingdoms by scientist R.H. Whitaker. Monera kingdom consists unicellular organism, but the cells are prokaryotic. In Protista, organisms are unicellular and having eukaryotic cells. Fungi unicellular और multicellular, एक कोशिकी भी हो सकते हैं और बहुकोशिकीय भी हो सकते हैं, यानी शरीर एक कोशिका का भी बना हो सकता है या बहुत सी कोशिकाओं का भी बना हो सकता है। सेल्स कैसी होंगी, यूकैरियोटिक सेल्स होंगी। ठीक है, लेकिन मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसा होगा, हेट्रोट्रॉफिक होगा। ठीक है, प्लांटी में मल्टीसेलुलर होते हैं, यूकैरियोटिक होते हैं और ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है। मोस्टली ये फोटोसिंथेटिक होते हैं बिकॉज दे कंटेन्स क्लोरोफिल, एंड ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल दे आर एबल टू सिंथेसाइज देयर फूड विद द हेल्प ऑफ सनलाइट। और लास्ट में एनिमेलिया किंगडम में ऑर्गेनिज्म मल्टीसेलुलर होते हैं, यानी शरीर बहुत सी कोशिकाओं का मिलकर के बना होता है। सेल्स कैसी होती हैं, यूकैरियोटिक होती हैं, लेकिन मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है, ये हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है। ठीक है, ये तो जनरल आपको एक ब्रीफ इनके बारे में बता दिया गया। अब इसके बारे में हम एक एक किंगडम के जो मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स हैं और उसका फिर से कैसे क्लासिफिकेशन किया गया है, इसके बारे में फिर हम डिटेल्ड में पढ़ेंगे। ठीक है, let us see the general characteristics of kingdom Monera, which is the first kingdom of 5 kingdom classification, which was proposed by R.H. Whitaker. तो general characteristics are, first of all, कि these organisms are strictly prokaryotic, यानी जितने भी ऑर्गेनिज्म किंगडम मोनेरा के अंतर्गत रखे गए हैं वो सभी कैसे हैं, प्रोकैरियोटिक हैं। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक, ये दो प्रकार की सेल्स होती हैं। प्रोकैरियोटिक सेल्स में वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस का अभाव होता है, जबकि यूकैरियोटिक सेल्स में वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। इसके अलावा जो सेलुलर ऑर्गेनेल्स होते हैं, दीज आर एब्सेंट इन द प्रोकैरियोटिक सेल्स बट आर प्रेजेंट इन द यूकैरियोटिक सेल्स, like mitochondria, endoplasmic reticulum, Golgi complex, ribosomes. These are the cell organelles. Prokaryotic cells contains 70s type of ribosomes, whereas eukaryotic cells contains 80s type of ribosomes. So these are the differences in prokaryotes and eukaryotes. So the cells which are present in the kingdom Monera, these cells are prokaryotic, and because these organisms contains the prokaryotic cells, they are known as prokaryotes. तो स्ट्रिक्टली प्रोकैरियोटिक जितने भी जीव इसमें हैं, सबका शरीर कैसे बना है, प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं से बना है, यानी इनमें
सेल्स में ना तो न्यूक्लियस होगा, ना ही किसी भी प्रकार की सेल ऑर्गेनेल्स होंगे, माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, इन सब का क्या होगा, अभाव होगा, नहीं पाए जाएंगे। इसके अलावा राइबोसोम जो होगा वो 70S टाइप का होगा। ठीक है। इसके बाद दूसरा कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि यूनिसेलुलर बॉडी इज कंपोज्ड ऑफ ओनली ए सिंगल सेल। शरीर केवल एक कोशिका का बना होता है, लेकिन ये कई सारे जीव जो होते हैं वो मल्टी सेलुलर और एग्रीगेशंस का फॉर्मेशन कर सकते हैं। ढेर सारे एक कोशिकीय मोनेरान ये एक जगह इकट्ठे होते हैं और कॉलोनी फॉर्मेशन कर सकते हैं, लेकिन वो सभी क्या होंगे, अलग अलग जीव होंगे। ठीक है। इसके बाद एक्सेप्ट माइकोप्लाज्मा ग्रुप, जितने भी और मोनेरान है उन सब में एक रिजिड सेल वॉल पाई जाती है, यानी सेल्स कंटेन्स ए रिजिड सेल वॉल इन मोनेरान्स एक्सेप्ट द माइकोप्लाज्मा ग्रुप। और एक खासियत और होती है इनमें कि सेल वॉल डजंट कंटेन्स सेलुलोज, यानी कोशिका भित्ति में सेल वॉल में सेलुलोज नहीं पाया जाएगा। जबकि प्लांट्स में अगर देखें तो सेल वॉल इज कंपोज्ड ऑफ सेलुलोज, उनमें सेल वॉल सेलुलोज की ही बनी होती है, लेकिन मोनेरान्स में सेल वॉल जो होती है वो पॉलीसैकेराइड्स की बनी होती है, लेकिन उन पॉलीसैकेराइड्स में सेलुलोज नहीं पाया जाता है। इसके बाद कॉस्मोपॉलिटन इन डिस्ट्रीब्यूशन, सर्वव्यापी हैं, ये कहीं पर भी पाए जाते हैं, हर जगह पर। ठीक है। और यहां तक कि जो एक्सट्रीमली हॉट कंडीशन या एक्सट्रीमली कोल्ड कंडीशंस हैं वहां पर भी ये पाए जाते हैं, लाइक आर्कीबैक्टीरिया। आर्कीबैक्टीरिया इज नोन एज द लिविंग फोसाइल बिकॉज it can survive in extremely hot conditions at approximately 80 degrees Celsius as well as in the extremely low temperature -40 डिग्री सेल्सियस। कॉस्मोपॉलिटन है, हर जगह पाए जाते हैं। ऑलमोस्ट ऑल टाइप्स ऑफ मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन आर प्रेजेंट, जितने भी प्रकार के मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन है, ऑटोट्रॉपिक, हेट्रोट्रॉपिक, हेट्रोट्रॉपिक में पैरासिटिक, होलोजोइक, सैप्रोबिक, ये सभी प्रकार के मोड ऑफ न्यूट्रिशन इनमें पाए जाते हैं। किसी भी प्रकार से ये अपना न्यूट्रिशन कर सकते हैं। रिप्रोडक्शन एसेक्सुअल मीन्स के द्वारा होता है, या तो बडिंग के द्वारा होता है, या बाइनरी फिशन के द्वारा होता है, या मल्टीपल फिशन के द्वारा होता है। ठीक है। लेकिन कुछ एक मोनेरान्स में जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन ये देखने को मिलता है। ठीक है। एसेक्सुअल मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है, लेकिन कहीं कहीं पर जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन देखने को मिलता है। ठीक है। एग्जाम्पल्स में अगर देखें तो आर्कीबैक्टीरिया है, बैक्टीरिया है, साइनोबैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा, एक्टिनोमाइसीट्स, ये सभी एग्जाम्पल्स किसके हैं, किंगडम मोनेरा के। ठीक है। Classification of kingdom Monera. Accurate classification of kingdom Monera has not been done, but on the basis of some works and studies, kingdom Monera is divided into 3 main groups. These groups are Archaebacteria, Eubacteria and Cyanobacteria. The general characteristics of these 3 main groups are as follows. Archaebacteria can be defined as the most primitive bacteria which can survive in extremely harsh atmospheric
कंडीशंस। तो आर्की बैक्टीरिया को अगर डिफाइन करना हो तो कैसे डिफाइन करेंगे कि आर्की बैक्टीरिया ये मोस्ट प्रिमिटिव बैक्टीरिया है, या कह सकते हैं कि मोस्ट प्रिमिटिव लिविंग फॉर्म्स है। इसी कारण से इनको लिविंग फोसाइल्स भी कहा जाता है, जीवित जीवाश्म। ये अक्सर पूछा जाता है 1 नंबर के क्वेश्चन में कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज लिविंग फोसाइल। तो उसमें 4 ऑप्शन रहेंगे, उस एक ऑप्शन में आपका आर्की बैक्टीरिया भी रहेगा। तो आर्की बैक्टीरिया आर द मोस्ट प्रिमिटिव बैक्टीरिया आल्सो नोन एज लिविंग फोसाइल्स, कैन सर्वाइव इन एक्सट्रीमली हार्श कंडीशंस। एक्सट्रीमली हार्श कंडीशन यानी विपरीत परिस्थितियों में। अब वो विपरीत परिस्थितियां क्या हो सकती हैं कि दे कैन सर्वाइव इन वेरी हाई टेम्परेचर, बहुत अधिक तापमान पर भी ये सर्वाइव कर सकते हैं, अप टू 80 डिग्री सेल्सियस, लगभग 80 डिग्री सेल्सियस तापमान तक ये जीवित रह सकते हैं। दे कैन सर्वाइव इन एक्सट्रीमली लो टेम्परेचर, बहुत कम टेम्परेचर पर भी ये सर्वाइव कर सकते हैं, लगभग -40 डिग्री सेल्सियस। दे कैन सर्वाइव इन हाईली एसिडिक मीडियम, अगर पीएच बहुत कम है, एसिडिक मीडियम है, वहां पर भी ये सर्वाइव कर सकते हैं। दे कैन सर्वाइव इन हाईली एल्कलाइन मीडियम, एल्कलाइन मीडियम में भी ये सर्वाइव कर सकते हैं। दे कैन सर्वाइव इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, अगर ऑक्सीजन नहीं है तब भी ये जीवित रह सकते हैं। क्यों? क्योंकि दे आर फैकल्टेटिव और ऑब्लिगेट एनारोब्स, ये वैकल्पिक या पूरी तरह से एनारोबिक होते हैं, यानी दे कैन रेस्पायर इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन की भी आवश्यकता नहीं है, अगर कहीं पर ऑक्सीजन नहीं है तब भी ये वहां पर जीवित रहेंगे। और जो मेन कैरेक्टर है आर्की बैक्टीरिया का, इज कैरेक्टराइज्ड बाय द एब्सेंस ऑफ पेप्टिडोग्लाइकन्स एंड सेलुलोज इन द सेल वॉल। सेल वॉल इज कंपोज्ड ऑफ पॉलीसैकेराइड्स बट सेलुलोज एंड पेप्टिडोग्लाइकन्स आर एब्सेंट। तो इसमें आएंगे कौन से? मिथाइनोजन से हैं, एसिडोफिलस बैक्टीरिया है, ठीक है, ये सभी आर्की बैक्टीरिया के अंतर्गत आएंगे। अब आता है यू बैक्टीरिया। यू बैक्टीरिया दीज आर दी ट्रू बैक्टीरियाज which are present everywhere where life can exist। जहां पर भी जीवन संभव है वहां पर ये बैक्टीरिया पाए जाते हैं, और यही क्या है? सत्य बैक्टीरिया है, ट्रू बैक्टीरिया है। इनकी जो सेल वॉल होती है उसमें पेप्टिडोग्लाइकन, ये एक प्रकार का केमिकल होता है जो कि प्रेजेंट होता है सेल वॉल में, ठीक है, जबकि आर्की बैक्टीरिया में ये पेप्टिडोग्लाइकन एब्सेंट होता है। इसके बाद तीसरा जो ग्रुप है वो है साइनोबैक्टीरिया का। साइनोबैक्टीरिया क्या है? दीज आर ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया, दे कंटेन्स क्लोरोफिल एंड दीज आर दी फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया। बिकॉज ऑफ दिस they are also known as blue green algae. Previously they are kept in the group of algae। पहले इनको एल्गी के ही ग्रुप में रखा गया था, लेकिन बाद में इनके चूंकि बाकी कैरेक्टरिस्टिक्स जो थे वो बैक्टीरिया से मिलते थे और ये प्रोकैरियोटिक थे, इसलिए इनको मोनेरा किंगडम के अंतर्गत रखा गया, लेकिन इनका एक अलग ग्रुप बनाया गया साइनोबैक्टीरिया। तो ऑटोट्रोफिक होते हैं, प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल, ठीक है। सेल वॉल कंटेन्स पेप्टिडोग्लाइकन, ठीक है। नाइट्रोजन फिक्सेशन इनका एक इंपॉर्टेंट गुण होता है कि ये एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को नाइट्रेट में कन्वर्ट करते हैं, और उससे क्या होता है कि मिट्टी की जो फर्टिलिटी होती है वो बढ़ जाती है, ठीक है। लेट अस सी सम अदर स्पेशल टाइप्स ऑफ प्रोकैरियोट्स। तो उसमें एक्टिनोमाइसीट्स है, माइकोप्लाज्मा और रिकेट्सी।
एक्टिनोमाइसिट्स क्या है? दीज आर फंगस लाइक फिलामेंटस ग्राम पॉजिटिव नॉन मोटाइल बैक्टीरिया। एक्टिनोमाइसिट्स कैसे हैं? जैसे फंजाई होता है कवक, उसी के जैसे फिलामेंटस तंतुमय बैक्टीरिया होते हैं। स्टेनिंग अगर करते हैं इनकी तो ये ग्राम पॉजिटिव स्टेन होते हैं। ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव क्या है, ये स्टेनिंग आपको अगले वीडियो में जब बैक्टीरिया का फुल डिस्कशन हम करेंगे तो उसमें आपको बताएंगे। ठीक है, फिलहाल आप इतना जाने कि एक्टिनोमाइसिट्स कैसे होते हैं, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होते हैं और नॉन मोटाइल होते हैं, यानी फ्लैजेला एब्सेंट होता है, जिसके कारण ये मूव एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं कर पाते हैं। माइकोप्लाज्मा सिंपलेस्ट एंड स्मॉलेस्ट प्रोकैरियोट्स, सबसे छोटे होते हैं और सबसे सरल प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है ये। ठीक है, इनको पीपीएलओ प्लूरो न्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म कहा जाता है, विच काजेज प्लूरोन्यूमोनिया डिजीज इन द एनिमल्स। ठीक है, इनमें सेल वॉल एब्सेंस होती है। पहले ही हमने बताया था कि एक्सेप्ट माइकोप्लाज्मा ग्रुप ऑल द मोनेरॉन्स हैव ए रिजिड सेल वॉल। माइकोप्लाज्मा में सेल वॉल एब्सेंट होती है, यहीं पर ये डिफर करते हैं बाकी मोनेरॉन्स से। ठीक है, उसके बाद रिकेट्सी है। ये कैसे? ग्राम नेगेटिव रॉड शेप्ड बैक्टीरिया होते हैं। अगर इनकी स्टेनिंग करते हैं तो ये ग्राम नेगेटिव स्टेन होते हैं। ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव ये दोनों का फुल डिस्कशन अगले वीडियो में आपको प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, और ये क्या करते हैं? एनिमल्स में टाइफस और स्पॉटेड फीवर, इनका ये कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपका मोनेरा किंगडम समाप्त होता है। बैक्टीरिया के बारे में फुल डिस्कशन आपको अगले वीडियो में प्रोवाइड होगा। उसके बाद फिर तब हम प्रोटिस्टा और फंजाई इन दोनों किंगडम्स के जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे। थैंक यू वेरी मच।